नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने जो यूपी पीसीएस का पेपर देखा था पहली सीरीज में अपने, आज हम उसकी दूसरी सीरीज देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछली सीरीज में एक छोटी सी फैक्चुअल गलती हो गई थी, और मुझे लगता है कि गलती होना बहुत स्वाभाविक है और उसे मान लेना उससे ज़्यादा स्वाभाविक होना चाहिए। और क्योंकि सारी चीज़ें जो है कभी कभी दिमाग पे नहीं रहती, तो वो क्वेश्चन जो है 31 या 37 था मुझे लगता है, जो कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में पूछा गया था। तो आयोग ने उसका उत्तर जो है गलत दे दिया था। इस वजह से मुझे लगता है मुझसे गलती हुई थी। तो देखिए, उसमें जो पहला ऑप्शन था, दो कथन थे कि हॉकिंग्स जो है जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, तो वो तो सही था। और उसमें जो है बस तिथि की गलती थी। हॉकिंग जो है 1608 में आता है, तो और उसमें तिथि 1611 दी गई थी, तो इसलिए वो कथन गलत हो गया था। जबकि मैंने आपको बता दिया था कि वो रो था, टॉमस रो। जबकि कथन सही था, जेम्स के दूत के रूप में ही आता है। और दूसरा जो कथन था कि हॉकिंस तुर्की और फारसी का जानकार था, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, लेकिन आयोग ने इसे नहीं माना है। और आप समझिए, इसी तरह की गलतियों की वजह से ही बहुत सारे बच्चों का जो है जीवन बर्बाद होता है, आयोग के एक गलती की वजह से। तो वो आप सुधार के तौर पर देख लेंगे। फिलहाल देखिए, हम लोगों ने 53 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम लोग 54 नंबर का अपना क्वेश्चन लेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। देखिए, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि तमिलनाडु का जो तट है उस पे जो है लौटते मानसून मानसून से वर्षा होती है। और वो समय जो होता है वो लगभग अक्टूबर नवंबर का होता है। तो ये कथन सत्य है आपका। फिर कारण है इसमें आपका, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। देखिए, ये भी बिल्कुल सत्य है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। कथन कारण का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर आप क्योंकि लगा के पढ़ते हैं चीजों को, तो इसमें थोड़ा आसान होता है सॉल्व करना इसको। अब जो है, आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती। कथन दो है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती। अब देखिए, जो कथन ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो देखिए, जो कथन एक है कि रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, बिल्कुल ठीक है। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं मिलती, ये हमीरपुर के पास मिलती है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और आपका ऑप्शन केवल ए सही हो जाएगा, कि मतलब कथन एक सही है। देखिए, जो बेतवा है वो हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती, न कि प्रयागराज के पास मिलती है। तो ये हमें आपको ध्यान रखना है। एक क्रम भी है यमुना से मिलने का, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि यमुना में मिलती है कौन? चंबल, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन और सिंध। इस तरह से इनका क्रम है, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है कि ये नदियां किस तरह से मिल रही हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि कई बार आपसे इस तरह की चीजें पूछा जाता है। तो हम, अगर आपको प्लेस के बारे में भी जानना हो तो मैं बता दूं कि चंबल जो है वो इटावा में मिलती है, सिंध जो है जालौन में मिलती है, बेतवा हमीरपुर में और केन बांदा में। तो वो इस तरह से आपका क्रम हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले यमुना में चंबल सी, ये मिलती है आपकी इटावा में। उसके बाद सिंध मिलती है यमुना में, और ये मिलती है जालौन में, सी एस। फिर उसके बाद बेतवा मिलती है आपकी हमीरपुर में। फिर सबसे लास्ट में केन जो है वो बांदा में मिलती। तो ये क्रम है नदियों का यमुना में मिलने का। तो ये आप इसको भी याद रख सकते हैं कि ये पश्चिम से पूरब और पश्चिम से पूरब से पश्चिम का भी आप मिलान कर सकते हैं इसके द्वारा। अब आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, चंद्रप्रभा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो जो चंद्रप्रभा है वो चंदौली जिले में स्थित है। और आप जानिए कि चंद्रप्रभा जो है ऐसा अभ्यारण्य रहा है उत्तर प्रदेश का, जहां 1951 तक एशियाटिक लायन भी मिलते थे। 1951 तक। अब तो इसका काफी हिस्सा कट चुका है, जंगल को काफी काट दिया गया है। नहीं तो ये एक ऐसा जंगल था जहाँ की
एशियाई सिंह भी मिलते थे जो आज आपको गुजरात गिर में देखने को मिलते। तो आज भी अगर चाहे सरकार तो इनका रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अघिल अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दीफू लद्दाख, ऑप्शन सी नीति उत्तराखंड, ऑप्शन डी माना हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो अघिल दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये जो है लगभग लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। दीफू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और नीति जो है ये उत्तराखंड में ही है। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सी सही। नीति, माना, लिपुलेख ये सारे दर्रे जो हैं उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इस तरह की चीजें भी आप याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति, ऑप्शन डी सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए जो शिव समुद्रम है सभी लोगों को पता है कि ये जल विद्युत परियोजना है। और मुझे लगता है कि जो मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास ली है इंडियन ज्योग्राफी की, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और वो चैनल चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखेंगे तो मैंने इनकी चर्चा भी की है। और जो कल्पक्कम है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये नाभिकीय ऊर्जा का। तो इस हिसाब से आपका शिव समुद्रम जल शक्ति और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब जो है हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए। कथन एक है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। कथन दो है संसद के अधिकार हैं कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ये सारे रीट जो है वो उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। एक आर्टिकल है 32, ये अधिकार मिलता है उच्चतम न्यायालय को, और 226 अधिकारिता रीट है ये, इसके थ्रू जो है हाई कोर्ट, और 32 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट इस तरह की रीटें जारी कर सकता है। और संसद जो है इस तरह की रीटों के लिए निचली अदालतों को भी, यानी आप समझिए कि हाई कोर्ट से नीचे अगर आप जिला अदालतों की बात करते हैं तो भी, या किसी अन्य प्रकार की भी जो अदालतें हैं उनको भी इस तरह की अधिकारिता को सौंप सकता है। तो इस हिसाब से दोनों कथन सत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कथन एक है महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता हो। कथन दो है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो देखिए जो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए अर्हता होती है वही महान्यायवादी जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, उसके नियुक्ति के लिए भी वो योग्यताएं होनी चाहिए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस रीति से हटाया जा सकता है ये गलत है, क्योंकि देखिए चूंकि महान्यायवादी जो है सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? विधि अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है सरकार का। तो जैसे सरकार इस्तीफा देती है इसका नैतिक दायित्व होता है कि ये भी इस्तीफा दे देता है, तो इसे उस रीत से नहीं हटाया जाता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के एक राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? अच्छा देखिए मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ये रिपीट हो गया है, जो क्रम गलत आ गया था उसके वजह से। तो आइए हम नीचे से लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 59। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। कथन दो जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक एवं दो,
ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। देखिए इसका भी जो उत्तर है वो आयोग ने गलत माना है, क्योंकि 12.8% वन का आंकड़ा जो है वो गलत है। लगभग 6 से लेके 8 के बीच का वो आंकड़ा बैठता है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो आयोग ने तो खैर मान लीजिए इसको बी माना था, लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया जा रहा है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ऐसे आरक्षित भूमि तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वन की श्रेणी में जो कैटेगराइज किए गए हैं वो भूमि पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, जबकि आयोग ने बी माना था। फिर आइए 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रॉटरडम नीदरलैंड, ऑप्शन बी इगारका चीन, ऑप्शन सी मोंटेवीडियो उरुग्वे और ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया। तो देखिए जो रॉटरडम है वो बिल्कुल नीदरलैंड में है। इगारका जो है वो चीन में ना होकर के रूस में है। ये रूस का बंदरगाह है इगारका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इगारका रूस का बंदरगाह है, मोंटेवीडियो बिल्कुल सही है, उरुग्वे का बंदरगाह है, और जकार्ता इंडोनेशिया का। तो ये तीन आपके मैच हैं, बाकी जो है बी आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, ऑप्शन बी यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है, ऑप्शन सी महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ऑप्शन डी पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो देखिए इसमें जो है ये ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि बेंगुला ठंडी धारा तो है, लेकिन ये प्रशांत की ठंडी धारा नहीं, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। और जब आप देखेंगे कि अफ्रीका का ये जो निचला तट है ऐसे ऐसे, तो यहाँ से बेंगुला आती है पश्चिम से, और ये जो है ऊपर चढ़ती है। तो ये अटलांटिक महासागर की धारा है बेंगुला, अगर ये अफ्रीका में बना दूं तो यहाँ से निकलती है। तो ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत है ऑप्शन बी आपका, क्योंकि ये लघु ज्वार की स्थिति नहीं दीर्घ ज्वार की स्थिति होगी। ऑप्शन सी आपका सही है कि जो महासागरीय लवणता होती है वो सर्वाधिक कर्क और मकर रेखाओं, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के मध्य में ही ये होता है ना। तो इनके बीच का जो एरिया है इसमें जो है लवणता सबसे अधिक होती है, तो ये आपका सही है। फिर आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी रियो ग्रांडे, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी कोलोराडो। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाया करिए, कि जैसे देखिए मिसिसिपी ठीक है, एलिमिनेशन वाली जो मेथड होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि मिसिसिपी अमेरिकन या संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, तो इसको हम लोग एक बार मान सकते हैं। और हमें पता है कि अमेजन जो है वो दक्षिणी अमेरिका में बहती है, तो कोई चांस नहीं है कि ये होगा। फिर कोलोराडो मान लीजिए बहती है अमेरिका में, तो ये भी ठीक है। तो एक तरह से आप देखिए अमेजन बाहर निकल जाता है, तो ये तीन हमारे पास बचते हैं। अब आपको अगर ध्यान होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, मैंने आपको अभी वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा है, नहीं तो ये मैं जरूर बताता आपको। जो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की रेखा है उस पे रियो ग्रांडे नदी स्थित है, और ये इन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें सही है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक चीज और ध्यान रखा करिए आप लोग, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो इस तरह की चीजों को अंडरलाइन कर लिया करिए, या तो फिर जो है सर्कल कर लिया करिए। बढ़ते क्रम में पूछा गया, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है और इन छोटी गलतियों की वजह से हम अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और कई बार ये आप देखेंगे कि एक या दो क्वेश्चन इतना भारी पड़ जाता है एग्जाम में कि लगता है कि अरे यार ये दो सही हो गया होता तो क्या ही हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इससे आपको बचना है। देखिए अब ऑप्शन क्या है। पहला है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, दूसरा अरेबियन मरुस्थल, तीसरा सहारा मरुस्थल, चौथा गोबी मरुस्थल। अब देखिए अगर हम इसको आंसर को न भी देखें तो सिंपल है कि नहीं, है सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये सबको पता है। और उसके बाद गोबी देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, शायद जो कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे, कुछ लोग जान भी रहे होंगे।
तो एक गेस जो हम अपना करते हैं, रेशनल गेस जो होता है वो इसी तरीके से हो सकता है। अब इस हिसाब से हम इसमें आंसर ढूंढने की अगर कोशिश करते हैं तो देखिए 3 नंबर आ गए। नहीं, सबसे पहले हम बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो देखिए सबसे लास्ट में चला जाएगा आपका सहारा। तो सहारा कहाँ पे है ये हमें देखना है। तो देखिए 3 नंबर जो है सबसे लास्ट में, और उसके बाद अरेबियन मरुस्थल या अरब का जो रेगिस्तान है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आ जाएगा इस। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब पहले आपका ग्रैंड सैंडी आ जाएगा, उसके बाद चौथे नंबर पे गोबी आ जाएगा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए फिर एक गलती हो रही थी कि जो गोबी है वो छोटा ही है। हम ये जानते हैं कि अरब का जो प्रायद्वीप है वो एक तरह से पूरा रेगिस्तान है, और वो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो रेगिस्तान के रूप में आता है सहारा के बाद। तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रांस वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, हालैंड वासियों को, स्पेन एवं अफ्रीका वासियों को। तो देखिए सबसे पहले जो है फिलीपींस पे स्पेनिश लोग आए रहते हैं, और उसके बाद इसका जो कॉलोनाइजेशन होता है वो अमेरिकियों द्वारा किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि पहले स्पेनिश आते हैं फिर अमेरिकी आते हैं। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, पर्वतों का नाम दिया गया और उनसे संबंधित देश दिए गए, इनको आपको मिलान करना है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी मिलान कर रखा है। किलिमंजारो सबको पता है तंजानिया में स्थित है। टूबकल, ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल था एग्जाम में, लेकिन एक गेस के द्वारा इसे भी किया जा सकता था, और गेस से ही मैंने इस क्वेश्चन को सही किया था। टूबकल जो है मोरक्को में स्थित है। स्टैनली जो है, देखिए स्टैनली नाम का जलाशय भी युगांडा में है, तो इसके आधार पे थोड़ा सा अगर आप इधर जाएं तो युगांडा में, और हागर ये अल्जीरिया में स्थित है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए झीलों को दिया गया है और उनसे संबंधित देश जिस देश में अवस्थित है उनको दिया गया है। ऑप्शन ए बैकाल रूस, ऑप्शन बी मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ओनेगा, ऑप्शन डी मरकैब। मुझे लगता है देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी झीलों के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत आसान है कि देखिए बैकाल जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल है, और ये जो है साइबेरिया में स्थित है, यानी रूस में स्थित है। मिशिगन जो 5 महान झील है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और मरकैबो जो है ये भी, इसको तेल पत्तन भी कहा जाता है, ये भी वेनेजुएला में स्थित है। ये जो ओनेगा झील है ये कनाडा में ना होकर के रूस में है। ओनेगा झील जो आपकी रूस में स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन एक, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। कथन दो है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो देखिए पहला कथन जो है ये तो सत्य है कि नहीं है, पेरू के तट पर ये गर्म धारा और उसको बढ़ा देती है, लेकिन ये 10% जो है वृद्धि नहीं करती है तापमान में, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। शायद 4% की वृद्धि होती है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसमें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी कोरियालिस बल, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी दबाव। तो देखिए बहुत सिंपल है इसका आंसर, कोरियालिस बल के प्रभाव में जो है हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं दोनों गोलार्धों में। ये बहुत सिंपल, अगर आप हवाओं का चैप्टर देखेंगे तो पहले ही इसको फिगर के माध्यम से बता दिया गया है हर चैप्टर में, मतलब हर बुक में इस चैप्टर में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब आइए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए जिपोरिजिया, ऑप्शन बी खार्किव, ऑप्शन सी डोनेट्स, ऑप्शन डी कीव। तो देखिए डोनेट्स जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है यूक्रेन का, और यूक्रेन में देखिए रूस यूक्रेन लड़ाई चल रही थी, तो वैसे भी इसका सिंपल है पूछा जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लव एस, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो देखिए जो माउंट न्यूमैन है ये जो है
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये जो है लौह खनिज के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो आप जब भी पढ़िए तो इस तरह से पढ़िए, किसी भी देश, जैसे आप अगर आप लौह खनिज पढ़ रहे हैं तो विभिन्न देशों के खनिजों के बारे में पढ़ लीजिए, उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2000। अब देखिए ये सारे प्रश्न मुझे लगता है नीचे के वो करंट से रिलेटेड है, तो इनकी बहुत रिलेवेंसी तो नहीं होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में, बस इनको एक नज़र देख लेते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? तो देखिए 149 की गई थी। उसके बाद दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर था? तो देखिए ऑप्शन ए पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा थे। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप कभी करंट अफेयर्स की तैयारी किया करिए या पढ़ा करिए, तो जब इस तरह के प्रश्न आप देखा करिए तो आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए कि यूपीपीएससी जो है कैसे प्रश्नों को पूछता है। तो देखिए जो इंटरनेशनल लेवल के हो गए या बड़ी संस्थाएं हो गई किसी क्षेत्र विशेष से, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को आयोग जरूर पूछता है। तो जब आप इन चीजों को पढ़ा करिए तो बस थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, और इससे संबंधित जो कुछ भी वहाँ पे आपको दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। तो देखिए ये इसरो और नासा का संयुक्त प्रयास रहा है। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो ये देखिए 30 केंद्र स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो देखिए इसकी लेखक अनुराधा रॉय थी। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। हम जो है अगला प्रश्न लेते हैं, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। देखिए उस समय मिला हुआ था और काफी शोर था इसका, तो ये भी सही है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। ये भी सही है, दोनों कथन सही। तो ये दोनों सही है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये देखिए उस समय तुमकुर कर्नाटक में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार है? तो एम किरवानी थे और इनको पुरस्कृत भी किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा था। ये सारे करंट के हैं, इसलिए इनका कोई बहुत मतलब नहीं है, बस आए हुए हैं इसलिए मैं इनको एक बार पढ़ दे रहा हूं। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला कमल है, ये देखिए सही है, 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो देखिए ये INS वजीर थी, और इसमें एक था प्रोजेक्ट 75I, ऐसा करके एक प्रोजेक्ट था। इसमें 6 पनडुब्बियों की चर्चा थी, इसमें 4 आपके सामने और 2 पनडुब्बियां इसमें और थी। अब और आप ये जानिए कि सारी जो है शामिल की जा चुकी हैं, इसलिए अब शायद इससे ही पूछा जाए। फिर अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? तो देखिए ये 2025 था। फिर जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ये देखिए बहुत फेमस था, बहुत सारे यूपी के लोग इसमें मारे गए थे। यति एयरलाइंस थी। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो ये प्रिंस हैरिस की, या प्रिंस हैरी जो इंग्लैंड के युवराज थे उनकी रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ये 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो देखिए दोनों क्वेश्चन जो सही है, दोनों कथन। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, ये भी सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, देखिए दोनों कथन जो सही है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो देखिए क्रिप्स हॉकिंस, उस समय बहुत जल्दी इनको चेंज किया गया था इसलिए इनको पूछा गया।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं? तो देखिए 3 शहर चुने गए थे, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। इसमें कानपुर शहर जो शामिल नहीं था G20 में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। कारण है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता थी। तो देखिए दोनों सही है, बिल्कुल लाया गया था उतने चीतों को, और आबादी को सुधारना ही लक्ष्य था, इसलिए कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर। फिर अगला प्रश्न है डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, बिल्कुल ठीक। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। देखिए गलत था, इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो इस हिसाब से केवल एक हो जाएगा। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो देखिए ये सुनील चोपड़ा को चुना गया था। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो ये ताइवान में की गई थी। ये सब देखिए करंट के प्रश्न है, इसके इनकी कोई रिलेवेंसी अभी फिलहाल नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ ताकि कम से कम आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाए जनरल खाता कि नहीं है, कैसे प्रश्न जो आयोग पूछता है करंट से रिलेटेड। फिर देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में वित्त मंत्री नदीम जवाही को हटा दिया गया? देखिए ये टैक्स स्कैंडल में पकड़े गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं? तो देखिए नोबल गैसें वो होती हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं और उनका इसीलिए प्रयोग होता है। तो इसमें एक्टियम जो है वो एक्टीनियम वो नोबल गैस नहीं है। आर्गन, लिप्टन और रोडान ये सारे नोबल गैस। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लंगरहैंस के आइलैंड की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए ऑप्शन ए ग्लूकॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी अल्डोस्टेरोन। देखिए इंसुलिन को जो है लंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं वहां से इंसुलिन स्रावित होता है। और भारत में जिस तरह से डायबिटीज के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? ऑप्शन ए टेकेस्क्वाइड, ऑप्शन बी लाइव अटेन्यूएटेड, ऑप्शन सी mRNA, ऑप्शन डी वायरल वेक्टर। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, टेकेस्क्वाइड जो है वो डिप्थीरिया से बचाता है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए सिनोवैक, ऑप्शन बी मॉडर्ना, ऑप्शन सी स्पुतनिक, ऑप्शन डी नोवैक्स। तो देखिए मॉडर्ना जो थी वो mRNA वैक्सीन थी। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए आनुवंशिक आत्मसात्करण, ऑप्शन बी परभक्षियों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन डी कीट नियंत्रण। तो याद रखिए कि जो ऑप्शन सी है प्राकृतिक वास का विनाश, जैव विविधता के लिए कभी भी देखिए वास का विनाश ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अभी जो है हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, अब अगले 50 क्वेश्चन जो बचेंगे वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके लिए बोरिंग ना हो, बहुत लंबा हो जाने पे देखने का मन नहीं करता है, और छोटे छोटे वीडियोज रहते हैं तो इसमें आसानी से हम देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारी आज की क्लास है हम यहीं अपनी समाप्त करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।